तो महाराष्ट्र में शानदार जानदार प्रदर्शन किया गया है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश अरोड़ा जी, आप एमडी हैं डिजाइन बॉक्स के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरह से आपको चाणक्य कहा जा सकता है। अजित पवार की ये जो शानदार जीत आप देख रहे हैं, उसके पीछे अगर किसी का ब्रेन है तो वो नरेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साजिद सुपारीवाला जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं। मनीषा कायंदे जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। स्वागता शाह जी, नेता एनसीपी अजित पवार गुट से हमारे साथ हैं। प्रणय अजमेरा जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और दिबांग जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जश्न जारी है। भारतीय जनता पार्टी उत्साह से यहां पर उत्साह, उमंग, उल्लास से भरपूर नजर आ रही है। नरेश अरोड़ा जी, मैं आपके पास आऊं, एक जल्दी से एक टिप्पणी में लेना चाहूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी की। सुधांशु जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये, जीत की सुनामी, एक जल्दी से टिप्पणी। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर सुधांशु जी के पास हम चलेंगे, लेकिन अब मैं आ जाती हूं सीधे नरेश अरोड़ा जी के पास। नरेश अरोड़ा जी, अगर 70% स्ट्राइक रेट के साथ एनसीपी अजित पवार इतना शानदार जानदार प्रदर्शन कर रहा है, तो इसकी 3 बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? खाते दिखाई दे रहे हैं। 3 बड़ी वजहें वो जबरदस्ती जलेबी खिलाने की कोशिश है, लाड़की बहन योजना और लड़की बहन योजना के बाहर और नरेश अरोड़ा जी को आप स्क्रीन पर दिखाएं, और ये जीत की तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। यहाँ पर लगातार यकीनन देवेंद्र फडणवीस के लिए आज की ये जो स्थिति है वो काफी ज्यादा अहम है। यहाँ पर देखिए, जलेबी छानी जारी है, और हरियाणा से निकली ये जलेबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लगातार न सिर्फ उत्साहित कर रही है, बल्कि मुंह मीठा करती हुई दिखाई दे रही है। नरेश अरोड़ा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? जीत का श्रेय आपने 3 वजहें पूछी थी। पहली वजह है लड़की बहन योजना, दूसरी वजह है लड़की बहन योजना, और तीसरी वजह है लड़की बहन योजना। लाड़की बहना योजना, और हमने देखा कि आपने अजित पवार जी को भी पिंक कलर की सदरी पहनाकर हर जगह चुनाव प्रचार कराया था, और आज बाकायदा पिंक कलर का फ्लावर लेकर आप पहुंचे थे उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो लाड़की बहना योजना, जिसकी वजह से इतनी शानदार जीत हासिल हुई, किस तरह से आप लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी? क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव में, चाहूंगी कि विंडो में आप उनको भी दिखाएं। मेरा ये सवाल है नरेश अरोड़ा जी, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कितना खराब प्रदर्शन अजित पवार गुट का था, लेकिन इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बाजी मार ली, और असली एनसीपी किसकी, यह बात भी सुनिश्चित कर लिया है अजित पवार ने। चित्रा जी, लोकसभा चुनाव जो इस पार्टी का विभाजन हुआ था उसके बाद उनका पहला चुनाव था, जिस चुनाव के लिए वो लगभग मुझे लगता है तैयार नहीं थे। और अजित पवार 31 साल से इलेक्टोरल राजनीति में हैं, और वो चुनाव के अंदर उनका रोल आज तक बहुत डिफरेंट रहा है। जब शरद पवार साहब चुनाव के लिए वोट लेके आते थे और अजित पवार साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, मंत्रालय रन करते थे, विधायकों के काम देखते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट देखते थे। बट लोकसभा चुनाव जो जिस चुनाव के लिए वो मेरे ख्याल से रेडी नहीं थे, जो पहला चुनाव था उनके स्प्लिट के बाद, उस चुनाव के से सबक लेते हुए उन्होंने आगे के 5 महीने में जो काम किया वो एक्चुअल रोल रिवर्सल था। कि जो पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम खाली देखते थे एज मिनिस्टर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब उन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे पार्टी का काम भी देखा, पार्टी के लिए रणनीति के अंदर काम किया, लोगों में के बीच में गए, लाड़की बहन योजना का प्रचार प्रसार बाकी पार्टियों की तुलना में पहले शुरू किया, ज़्यादा किया। 18 से 19 लाख घरों में डोर टू डोर एक्टिविटी पे पहुंचे, जो प्रचार में दिखता नहीं था। और पिंक कलर से एक नई डिस्टिंक्शन, एक नई प्रेजेंस पार्टी को मिली, जो लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत आवश्यक थी, क्योंकि लोकसभा के बाद उनका मोराल, उनके काडर का मोराल, उनके विधायकों का मोराल बहुत नीचे था। नए वोटर को कोई लगाव नहीं था लड़की बहन योजना के अलावा या किसी और चीज़ के अलावा एनसीपी के साथ। उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रणनीतियों में बदलाव किया गया, जो अजित पवार साहब ने एक्सेप्ट किया कि उसकी आवश्यकता है, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल फोकस से, पॉजिटिव कैंपेन से किया, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर नरेश अरोड़ा जी देखा था, आपने कहा था कि बारामती से इस बार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं अजित पवार, तो उन्होंने सबको धराशायी करते हुए वो बाजी मार ली। वहां की जीत को लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, बारामती
एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारामती को जाना जाता है कि बारामती एक विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो पार्लियामेंट हो। और बारामती का जो अभी लोकसभा का चुनाव बहुचर्चित चुनाव था, जिसके अंदर एक तरफ सुप्रिया सुले लड़ रही थी, एक तरफ अजित पवार साहब की वाइफ सुनेत्रा पवार लड़ रही थी, उसकी बहुत चर्चा हुई, जिसके अंदर उनको जीत नहीं मिल पाई थी। और उसी चुनाव में बारामती असेंबली में 30 साल में पहली बार वो माइनस थे 65,000 वोटों के साथ। इस बार बारामती का चुनाव बहुत रोचक चुनाव इसलिए था कि लोगों की उस पर नज़र थी कि भाई एक 6 महीने पहले जो वहाँ पे परिणाम निकल के आए, 2 परिवार के मेंबर जब लड़े, दोनों फीमेल मेंबर्स लड़े, इस बार फिर 2 परिवार के मेंबर लड़ने वाले थे, तो उसका परिणाम क्या होगा। और हमने अपने प्रचार का शुरुआत 5 महीने जिस ग्राउंड से बारामती में रैली से किया था, अपने प्रचार का अंत भी हमने उसी ग्राउंड में वहीं बारामती की रैली से किया, जिसके अंदर मुझे जो डिफरेंस दिखा उस रैली में, पहली में और लास्ट में, उसके बाद मैंने वो ट्वीट किया था और आज लगभग वो वहाँ पे सही साबित हुआ है। तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि शरद पवार की ये जो विरासत थी, जिसको लेकर लगातार द्वंद्व चल रहा था कि कौन जीतेगा, कौन असली एनसीपी कहलाएगा, अब उसमें बाजी मार ली है अजित पवार ने, और अब शरद पवार और उनकी पार्टी का कम से कम 10 आंकड़ों के साथ उस तरह का अस्तित्व महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई नहीं देता है। नरेश जी, चित्रा जी, ये बात कहना थोड़ी ज़्यादा बड़ी अतिशयोक्ति होगी। मैं उसकी जगह ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने अजित पवार की घड़ी वाले सिंबल वाली पार्टी को वोट दिया है, उसमें विश्वास जताया है। इससे कहीं भी शरद पवार साहब का कद कोई कम नहीं होता। वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, और उनका कद कम नहीं हो सकता। चुनाव आते जाते रहते हैं, बट आज का जो एपिसोड या आज का जो राउंड था वो जाहिर सी बात है कि अजित पवार साहब की पार्टी के पक्ष में रहा है। ठीक है नरेश अरोड़ा जी, जब भी आप लोग इस तरह का डिजाइन बॉक्स के जरिए आगे बढ़ते होंगे और आप लोग प्लान तैयार करते होंगे, तो मन में वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भी होती होगी। आप लोग इस अंदाजे में होंगे कि अगर बीजेपी की कम सीटें मिली या फिर शिंदे की कम सीटें मिली तो फिर अजित पवार के नाम को आगे किया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन यहां पर वो बाजी कमजोर पड़ गई आप लोगों की। चित्रा जी, हम 57 सीट यानी कि 57 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो ये जो लक्ष्य था वो लक्ष्य 57 सीट में से मैक्सिमम सीट जीतने का था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और पूरी पार्टी को खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टी 6 नंबर का स्ट्राइक रेट था, जिसका लोकसभा चुनाव में 25% के आसपास, वो अब सेकेंड नंबर के स्ट्राइक रेट के साथ 72% के साथ 2 नंबर पे है। हमारा लक्ष्य यहाँ तक का काम का था। मुख्यमंत्री किसको बनना नहीं बनना ये तीनों पार्टियां बैठ के तय करेंगी, उनके नेताओं का काम है। थैंकफुली ये मेरा काम नहीं है। हाँ, लक्ष्य जरूर रहता है कि आप जो टॉप चेयर है उसके लिए आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई के अंदर जो हमारा योगदान जहां तक था, बीजेपी ने 150 प्लस सीटें कंटेस्ट की, शिंदे साहब ने 81 के आसपास सीटें कंटेस्ट की, तो हम वैसे भी सबसे कम नंबर की सीटें लड़ रहे थे। तो हमारे स्ट्राइक रेट के साथ जो सीटें हमको मिली हैं, उन सीटों के नंबर्स के साथ जो पार्टी के नेता अपने अलायंस के नेताओं के साथ बैठ के तय करेंगे, ये उनका रोल है। ये अच्छी बात है कि हम भी आपकी तरह एक दर्शक बैठ के उसको देखेंगे। अगर हमारे से कुछ राय मांगी जाएगी तो उसमें जरूर देंगे। अगर राय मांगी जाएगी तो क्या देंगे? अब ये राय टीवी पे तो बताई नहीं जा सकती है, जब मांगी जाएगी तो वहां पे जरूर बताएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। क्या फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे अजित पवार? चित्रा जी, मेरा व्यक्तिगत मत है कि मुझे ज़्यादा कुछ चेंज दिखता नहीं है, बिकॉज जो संतुलन से जिस तरह से सरकार पहले भी चलती रही है कि भाजपा के नंबर बहुत ज़्यादा थे और उसमें बाकी 2 पार्टियां छोटी थी, पर चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब थे। बट अभी जो मैंडेट आया है उसमें हो सकता है कि कुछ फेरबदल की चांस बने, बट अभी ये 1-2 दिन के बाद मालूम पड़ेगा। आज सुबह अलायंस के लीडर्स की बात हुई है आपस में, अभी उसके बाद ये लोग आज या कल में दोबारा आगे बैठेंगे और उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। अजित पवार साहब को क्या रोल मिलता है ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। बट ये बात मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस खासकर लोकसभा के बाद उन्होंने किया है, उनकी पार्टी ने किया है, तो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। और वो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस साहब हो, चाहे एकनाथ राव जी शिंदे हो, सब लोग दादा की परफॉर्मेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, उनसे राय करते हैं। मैंने खुद देखा है, तो मैं समझता हूं कि अजित पवार साहब का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और मुझे पता है कि अभी आपको एक और लड़ाई लड़नी है, अजित दादा पवार को किस तरह से बहुत बड़ी कुर्सी पर बिठाया जाए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस बातचीत करने के लिए। अजित पवार की चाणक्य आप कह सकते हैं, क्योंकि रणनीति इनकी टीम की ओर से बनाई गई और उसमें कामयाबी भी मिली।